Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Deepak Thakur and today in this series we are going to cover economic component and अभी हमारा already एक ongoing topic था जो हमने lecture number 4 में किया था, that is agriculture and because agriculture बहुत ज़्यादा important topic है for your examination, so इसको हमने दो part में break किया है. आज हम second part करेंगे. First part में we have discussed about the overall condition of agriculture in India and इसकी importance discuss की थी, how much it is important for the economic growth, employment opportunity and livelihood also. ये हमने कल discuss किया था and then we discuss about the evolution of Indian economy. ये भी हमने डिस्कस किया था. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं वंस वी आर डिस्कस अबाउट द हाउ ब्रिटिश इम्पैक्टेड इंडियन इकॉनमी एंड ये सारे टॉपिक्स हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर अप किए थे. तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हम कवर अप कर चुके हैं. सो यहाँ तक कवर अप करते हुए अब हमने कल एक टर्म डिस्कस किया था, एक पूरा आर्किटेक्चर डिस्कस किया था कि कैसे गरीब तबके को जो रोज़ी रोटी के लिए ही मोहताज हो रखा है, स्पेसिफिक अगर हम इस तरह से इस बात को रखना चाहें, तो कैसे उन तक आप एटलीस्ट जो है अनाज पहुंचा सको. तो ये अनाज और द फूड रिसोर्स की अवेलेबिलिटी करवाना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी गवर्नमेंट के लिए बनी. और हम देखते हैं 1990s में इसमें एक गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा पुश देती है, बिकॉज अब 1990s आने तक गवर्नमेंट की क्षमता खुद में बढ़ चुकी है. हमने देखा था कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं और हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन 1991 एंड 92 ऑल्सो. सो देयर वी विल डिस्कस कि कैसे जो गवर्नमेंट की रिफॉर्म्ड पॉलिसी उसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हुए ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में. तो जब ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती है तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है, और रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब उसकी खुद की कैपेबिलिटी बढ़ रही है. एज अ वेलफेयर स्टेट अब वो ज़्यादा काम कर पाएगी अपने लोगों के लिए. अब ज़्यादा काम करने के लिए सबसे पहले जैसे महात्मा गांधी जी बोल के गए कि आपको सबसे पहले लाइन में खड़े सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति को सबसे पहले टारगेट करना है, जिसको बोला गया अंत्योदय. तो अंत्योदय जो अभी स्कीम्स काफ़ी सारी बनती हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है और बहुत पहले से फोकस में है. तो इसी को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और भी अच्छे से निभाने के लिए एक नया सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की, जिसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि हम कैसे अनाज जो है इस लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा सके. और यही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा अंडर फूड मैनेजमेंट, कि कैसे गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू इसे अप्लाई करने की कोशिश की और क्या अचीवमेंट रही गवर्नमेंट की इन दिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड. सो 1990s में हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे गवर्नमेंट एफर्ट्स लगा रही है, और स्पेसिफिकली 1997 में गवर्नमेंट अपने इस उद्देश्य में कि वो गरीब तबके तक खाद्य पदार्थ जो है पहुंचा सके, फूड मटेरियल या फूड रिसोर्सेज जो है वो पहुंचा सके, उसके लिए गवर्नमेंट नई स्कीम्स निकालनी शुरू की, या फिर ऑलरेडी जो चालू स्कीम थी या ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम थी उसमें कई सारे चेंजेस किए. अब ये चेंजेस कैसे थे, जैसे कि आपकी जो पहले की स्कीम थी उस पर फूड की अवेलेबिलिटी पे काम तो किया जाता था. राशन कार्ड बहुतों के बने, लेकिन राशन कार्ड होते हुए भी अनाज की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आती थी. और ख़ासकर हिली एरिया में हिमाचल ने बहुत उस समय पे ये कंसर्न देखा कि जो फूड अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो पा रही. हमने कल 3 A's की बात की थी कल, असेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. अब अफोर्डेबिलिटी तो ठीक है हो जाएगी, बिकॉज आपने राशन कार्ड दे दिया है गरीब तबके को कि वो अपने राशन कार्ड से जाके अनाज ले सकता है, तो पैसा तो नहीं देना है, और तो वो इशू नहीं है. अवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं होता अगर अनाज वहाँ तक पहुँचता. लेकिन इस स्कीम में देखा गया कि जो पहले 1997 से पहले का स्टेटस, उसमें क्या है कि स्कीम्स की एप्लीकेबिलिटी ठीक से नहीं हो पा रही है. अनाज हिली एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में पहुँच ही नहीं पा रहा है. तो ना अनाज है, ना तो अवेलेबिलिटी तो है ही नहीं, तो एक्सेसिबिलिटी तो होगी ही नहीं. तो ये कंसर्न से तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स को थोड़ा सा चेंजेस किया, और या कहीं काफ़ी मेजर लेवल पर चेंजेस लेके आए गए कि अब टारगेट ओरिएंटेड हो गया कि हम सबको अनाज देने के कोशिश में तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हम एक ग्रुप भी आइडेंटिफाई करेंगे, उन लोगों को भी चिन्हित करेंगे जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी अन्न पदार्थों की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई स्पेसिफिकली एक टारगेट स्कीम निकाली, दैट इज़ कॉल्ड टारगेटेड PDS. तो 97 से ये स्कीम्स अप्लाई की गई, और इसमें कोशिश की गई कि स्पेसिफिकली हम रिमोट एरियाज़ को कवर करें, हिली एरियाज़ को कवर करें. और हिमाचल ने भी इस समय में देखा कि कई सारे बेनिफिट या एक टारगेटेड अप्रोच देखने को मिली, और कई सारा न्यू
नया पूरा एक जिसे नेटवर्क बोलते हैं, वो नेटवर्क क्रिएट होना शुरू हुआ ऑफ राशन कार्ड शॉप या राशन शॉप्स की, जो गवर्नमेंट की जो राशन शॉप्स है वो क्रिएट होनी शुरू हुई। तो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। अब इसके साथ साथ राशन प्रोवाइड करने के साथ साथ फ्यूल भी प्रोवाइड किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ केरोसिन, बिकॉज दैट वाज आल्सो नॉट वेरी मच अवेलेबल इन दीज रीजन्स। तो उसको भी प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने स्कीम के अंदर, बिकॉज आप राशन प्रोवाइड कर दोगे, आपने आटा या गेहूँ प्रोवाइड कर दिया, गेहूँ दे दिया आपने, चावल दे दिया, या फिर साथ में आपने और भी चीज़ें प्रोवाइड की अकॉर्डिंग टू द रीजन। बट अब रह क्या गया कि वो उस खाने को पकाने के लिए भी आपको फ्यूल चाहिए, तो वो भी इसमें एम किया गया। एंड इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए अब जैसे जैसे गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आप देखोगे गवर्नमेंट भी नई नई स्कीम्स जो है लेके आते रहेंगे, और ना सिर्फ स्कीम लेके आएंगे लेकिन उनको इस तरह से फ्रेम करेंगे कि एक हक या फिर एक अधिकार की फॉर्म में वो लाए जाएंगे, कि एक राइट बन जाएगा कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, अभी तक तो स्कीम के अंदर आपको मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ लेती है, या फिर यू नीड टू बी सेटिस्फाइड कि ठीक है इस बार नहीं मिला, अगली बार राशन मिल जाएगा। बट अब क्योंकि गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ने आगे चल के ये चीज़ की गारंटी दे दी कि अगर आपको फूड रिसोर्स नहीं मिलता या फिर फूड की अवेलेबिलिटी आपके रीजन में नहीं है, तो यू कैन गो टू द कोर्ट। इसको बोलते हैं राइट टू फूड। तो ये आपके राइट टू फूड जो है, इसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम या फिर एक पूरा प्रोग्राम या पूरा एक्ट एक निकाला, जिसको बोला गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जिसका उद्देश्य यही था कि एक तो खाद्य पदार्थ जो है सभी के अवेलेबिलिटी में आ जाए, एक्सेसिबिलिटी तो सुनिश्चित करनी है और अफोर्डेबिलिटी बनी रहे। और गवर्नमेंट ने अंडर दिस एक्ट कोशिश किया या टारगेट किया है अभी भी कि 67% की जो पॉपुलेशन है, इसको हम जो है फूड प्रोडक्ट जो है आराम से अवेलेबिलिटी इनकी बना के रखें, तो दे शुड नॉट बी हैविंग एनी शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल। अब लेकिन हम इसमें देखेंगे कि आगे चल के इसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी आएंगे अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, सो द थिंग इज कि यहाँ पर यू गॉट गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी, जैसे जैसे कैपेसिटी है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार अपने लोगों को देना चाहेंगी। और हमने पहले भी बात किया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, कि कैसे गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि अब इस एक्ट के थ्रू हम ये सुनिश्चित कर दें कि अगर किसी को फूड की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही, तो दे कैन मूव टू द कोर्ट ऑल्सो, कि वो कोर्ट जाकर भी अपना ये अधिकार ले सकते हैं कि राशन कार्ड बनने के बाद भी अगर उनको अनाज नहीं मिल पा रहा, तो वो कोर्ट जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट टू प्रोवाइड देम द फूड आइटम्स। ठीक है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की गई, जैसे गेहूँ, आटा और इवन दालों को भी ऐड किया, बिकॉज अब गवर्नमेंट न्यूट्रिशियस वैल्यू पे काम करना चाहती है। न्यूट्रिशियस रिच फूड जो है अपनी पुअर पॉपुलेशन को जो है प्रोवाइड करना चाहती है, तो उस अपेक्षा से भी इसमें काफ़ी काम किए गए। नाउ अब रिगार्डिंग द फर्दर, अब बट द थिंग इज कि ये सारी स्कीम्स जो है हम पहले जो देख रहे हैं, इनको अप्लाई करने में हमेशा ही कुछ ना कुछ कंसर्न रहा। और जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने बना दिया कि एक जगह से अनाज जो है प्रिकॉर किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पूरा मैकेनिज्म सेट किया। बट इन सिस्टम में कभी भी एफिशिएंसी नहीं देखने को मिली। इसके कई सारे कारण रहे, और इन्हीं कारण को हाईलाइट या आइडेंटिफाई करने के लिए कई सारी कमेटी बनी। तो आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कमेटीज इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से अप्लाई करने के लिए या फिर इसमें कमियां खामियां देखने के लिए एक कमेटी बनी, और अपना रिकमेंडेशन देने के लिए इनको बोला गया कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए रिकमेंड कीजिए। तो ये इसमें से एक इंपॉर्टेंट कमेटी है, दैट इज शांता कुमार कमेटी। और शांता कुमार कमेटी जो है स्पेसिफिकली बनाई गई कि आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर फूड जो है प्रिक्योर करता है फ्रॉम वेरियस स्टेट्स। जैसे हम बात करते हैं एमएसपी की, हमने बात किया था कि फार्मर को आपने इंश्योरेंस दे दिया कि एमएसपी के अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ अपना जो भी अनाज है वो इन मंडियों में या फिर एफसीआई के पास अपना अनाज जो है वो बेचकर जा सकता है। तो अब इनकी फंक्शनिंग को लेकर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे एफसीआई, काफ़ी बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इनके गोडाउन में जो है अनाज जो है वेस्ट हो रहा है या सड़ जाता है, या फिर ऐसी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इनकी प्रिक्योरमेंट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट नीड टू बेयर होल ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसको हमने कल डिस्कस किया था एंड ऑफ द लेक्चर, कि गवर्नमेंट को काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो बेयर करना पड़ता है। जैसे 1400 रुपये किलो या 1400 रुपये के आसपास क्विंटल आप जो है गेहूं को प्रिकॉर करते हो, लेकिन उस गेहूं
की जो सारी इकोनॉमिक कॉस्ट जो गवर्नमेंट को आती है वो अराउंड जो है 2200 रुपये आती है, 2200 रुपये पर क्विंटल की कॉस्ट आती है। तो ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव अफेयर बन रहा था और शांता कुमार कमेटी ने इस पर कई सारे रिकमेंडेशन दिए। आपको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाती हैं स्टेटमेंट्स, तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या रिकमेंडेशन है एफसीआई में इम्प्रूवमेंट के लिए। सबसे पहले बोला गया कि इंस्टेड ऑफ गिविंग फूड, ठीक है, बड़ी सारी क्रिटिसिज्म भी हुई इस रिकमेंडेशन की। बोला कि आप फूड जो अभी आप राशन कार्ड के बेसिस से फूड देते हो लोगों को, इस फूड की जगह आप क्या करो, लोगों को जो है कैश देना शुरू कर दो, चाहे उनके अकाउंट में पैसे डाल दो आप। अब इससे क्या होगा, एक तो पैसा डायरेक्टली जो है पुअर फैमिली उसके पास पहुंच गया, तो उस पैसे से वो डायरेक्टली जो है जो भी फूड मटेरियल खरीदना चाहता है वो खुद में खरीद लेगा। अब इसमें कंसर्न ये है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव, हमने डिस्कस किया था कि आप फूड मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो इसमें से तीनों ही उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आपने पैसा तो दे दिया उसके हाथ में। ये रिकमेंडेशन है, मैं उसका आपको क्रिटिसिज्म बता रहा हूँ जो दिया गया। आपने बोला कि कैश दे देते हैं, अब क्या कि इस कैश से आप अफोर्डेबिलिटी बना पाओगे? बिकॉज अफोर्डेबिलिटी की मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि द थिंग इज कि जो अनाज है आपने जो भी रेट दिया, क्या उसी रेट पर उसे मिल जाए? बिकॉज इन्फ्लेशन का इशू रहेगा, तो ये आपका जो पर्पस है डिफीट हो रहा है। इसके बाद असेसिबिलिटी, कि आप ये कह रहे हो कि जो फूड है वो असेसेबल रहे। अब असेसेबल रहने में एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप ये कैसे सुनिश्चित करोगे कि आपने तो पैसा दे दिया कि उसकी मार्केट में भी फूड आइटम अवेलेबल है कि नहीं। हिली एरियाज़ में और रिमोट एरियाज़ में, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको रिटेल शॉप्स या फिर अदरवाइज़ किराना शॉप जो है नहीं मिलती, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के ही जो नेटवर्क है ऑफ राशन शॉप्स वही पहुँच सकती हैं। तो अगर आप यहाँ से सिर्फ कैश दोगे तो वो कंसर्न है कि एक्सेसिबिलिटी भी चली गई, ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी तो जाने के साथ अवेलेबिलिटी का भी कंसर्न आया कि उस एरिया में अवेलेबिलिटी है फूड की कि नहीं। तो ये उद्देश्य आपके नहीं पूरे हो पाए, तो गवर्नमेंट ने अभी तक इसको अप्लाई नहीं किया है। गवर्नमेंट आज भी राशन दे रही है और ये थैंक गॉड कि गवर्नमेंट ने इसे ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि आपने लास्ट ईयर पेंडेमिक का टाइम पीरियड देख लिया कि सब कुछ बंद होने के बाद भी गवर्नमेंट ने अपने, चाहे माइग्रेंट लेबर्स हो, चाहे पुअर फैमिलीज़ हो, या फिर जो पॉवर्टी में आ गए पेंडेमिक की वजह से वो फैमिलीज़ हो, सभी को राशन प्रोवाइड करने का काम किया है अंडर दिस पीडीएस सिस्टम। तो पीडीएस सिस्टम ने बहुत इफेक्टिवली काम किया है गवर्नमेंट्स के लिए और लोगों को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए। तो दिस इज़ वन थिंग। बट अदरवाइज शांता कुमार जी ने अपने ऑब्जेक्टिव से एक अच्छी बात, एक अच्छी रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये जो पूरा प्रोसेस है, आप जिस भी प्रोसेस पे पैसा इन्वॉल्व हो गया वहाँ पे करप्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और इंस्टेड की आपका जो कॉस्ट, इतना बड़ा ज़्यादा जो कॉस्ट आ रहा है सारा प्रिकॉर करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में, बेटर है उसके अकॉर्डिंग आप जो इंडिविजुअल है या फैमिली है उसी को ही पैसा दे दीजिए, वो इसे जुडिशली यूज़ करेंगे। बिकॉज बहुत सारे पिल्फरेज थी एंड ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही थी उस अनाज की, जो गरीबों के नाम पर निकलता था लेकिन गरीबों तक पहुँचता नहीं था, तो भी कंसर्न था। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द प्रिकॉरमेंट प्रोसेस। अब शांता कुमार जी ने या इस कमेटी ने एक अच्छी रिकमेंडेशन ये दी, इन्होंने बोला कि एफसीआई जो है बड़े सालों से पंजाब हरियाणा में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर आपका आंध्र प्रदेश का रीजन हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, नॉट छत्तीसगढ़ बट अदरवाइज। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सो क्यों ना अब यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो मैकेनिज्म सेट है, यहाँ से हम एफसीआई को फ्री करें, ताकि वो उन स्टेट्स में फोकस कर सके जहाँ पर अभी जो प्रिक्वायरमेंट का सिस्टम है बहुत अच्छा नहीं है। जैसे कि आपका यूपी रीजन, बिहार रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आप वहाँ पर अब एफसीआई को फोकस करने के लिए बोलिए, उसकी जो रिसोर्सेज उनको बोले वहाँ पे यूटिलाइज करें ऑल द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऑल द स्टाफ एंड ऑल द होल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच दे हैव, दे शुड बी यूज इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और इन स्टेट में। बिकॉज अब यहाँ पे सिस्टम सेट स्टैब्लिश है, तो आप इस यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट कीजिए, या फिर स्टेट के जो वेयर हाउसेज हैं उनको, वेयर हाउसेज कॉर्पोरेशन जो है स्टेट्स की, उनको आप बोलिए कि वो इसे टेक ओवर कर ले और इन स्टेट्स में वो संभालें प्रिकॉर्मेंट का काम। बाकी एरिया में जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा हेजिटेंट है कि नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता प्रिकॉर्मेंट में, वहाँ पर एफसीआई को लगा दीजिए। एफसीआई इज़ अ बिग बॉडी जो ऑल ओवर इंडिया फंक्शन करती है, एक प्रिकॉर्मेंट से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। सो इट वॉज अ गुड रिकमेंडेशन इन दैट वे।
रिक्वायरमेंट के लिए, ये पॉइंट्स याद रखिएगा एग्जाम पर्पस के लिए। नेक्स्ट, अब शांता कुमार कमेटी ने बोला कि 2013 में जो आपने अनाउंस किया है दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आपने बोल दिया 67% पॉपुलेशन को कवर अप करने के लिए, बट अकॉर्डिंग टू दिस कमेटी दे सेड दे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इट इज़ बेटर कि आप जो है 40% को ही टारगेट करो, जो लीगल आप जो लीगली बेनिफिट देना चाहते हो लिमिट दैट टू 40%। जो लीगल एंटाइटलमेंट है कि दैट इज़ कि जुडिशियल जस्टिसिएबल राइट आपने जो बनाया है उसको 40% पे लिमिट कीजिए, ताकि अकॉर्डिंगली आप उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट कर सको जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस अनाज की, उसको आप टारगेट करें। ठीक है, तो ये भी एक इनकी रिकमेंडेशन थी, जैसे जिसके लिए बोला गया कि दिस 40% विल इंक्लूड दोज कवर्ड बाय द अंत्योदय अन्न योजना। तो आप मेनली इनको फोकस कीजिए, बाकी फिर भी अपने आप को किसी ना किसी तरह से संभाल लेंगे। बिकॉज होता क्या है कि आप बहुत सारे पॉपुलेशन को संभालने के चक्कर में ना आपको गरीब तबके को आप संभाल पाते हो, ना मार्जिन पे रहने वाले तबके को संभाल पाते हैं। तो बेटर है कि आप एक टारगेट ग्रुप बनाइए और उसी को फोकस कीजिए। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर रिकमेंडेशन। नाउ नेक्स्ट रिकमेंडेशन वॉज रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, and this committee said ki you have over the years you are giving very good price for wheat, rice and other crops, but you are neglecting some other some other crops or some other food items or food products like pulses. आप pulses पे आपका ध्यान नहीं है, so instead of giving MSP on these things you can continue giving your MSP for these things, but you should focus on the other things like pulses and oil seed. बिकॉज पल्सेज एंड ऑयल सीड ऐसी चीज़ें हैं इंडिया में, ऑयल सीड स्पेसिफिकली, जिसको आपको जिसके लिए इंडिया इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। मलेशिया हो गया या फिर इंडोनेशिया या ऐसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा पाम ऑयल जैसी चीज़ों जो इंपोर्ट करते हैं। तो इनको हम इंपोर्ट पे ना डिपेंडेंट रहे, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप फार्मर को इंकरेज करो कि वही ये चीज़ें उगाना शुरू करें। और कैसे इंकरेज होगा, कल हमने डिस्कस किया था कि एमएसपी एक अच्छा टूल है फार्मर को इसके लिए इंकरेज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट कैसे प्रपोज की गई है कि इट इज़ सेड कि इस पूरे पीडीएस सिस्टम में या फूड मैनेजमेंट के सिस्टम में आप प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आइए, चाहे स्टोरेज की बात हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे अकॉर्डिंगली कलेक्शन ऑफ दीज फूड ग्रेन्स की बात हो, कि वहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है, जैसे पंजाब हरियाणा का हमने देखा कि वहाँ पे सिस्टम सेटल्ड है, तो वहाँ से आप एफसीआई को निकालिए और कोशिश कीजिए कि प्राइवेट सेक्टर से आ जाए। और प्राइवेट सेक्टर नहीं भी आता तो अपनी कॉरपोरेशंस को लगाइए। जैसे ऑलरेडी आपके पास कॉरपोरेशंस रहती है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है आपके पास, स्टेट गवर्नमेंट्स की स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस है, तो ऑलरेडी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनको यूज़ कीजिए। और इनको यूज़ करते हुए आप एफसीआई को फ्री करेंगे तो वो और जगह पे फोकस कर सकेगा और दीज एंटाइटीज कैन टेक ओवर देयर वर्क। और साथ ही साथ अगर इफ़ यू कैन जनरेट और इफ़ यू कैन जनरेट इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर को भी आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए। तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप इस पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लीजिए। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल बिकॉज प्राइवेट सेक्टर विल वर्क मोर इफेक्टिवली बिकॉज दे नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। एंड जितना इस ऑपरेशन में कॉस्ट में रिडक्शन होगी उतना इफेक्टिवली ये सिस्टम काम कर पाएगा। तो जो आपकी प्रॉब्लम्स है, चाहे वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो, फूड ग्रेन्स हो, या फिर पिल्फरेज हो, जहाँ पे आप करप्शन का इशू आता है, उन सब से भी हम बच सकते हैं। तो ये सारी रिकमेंडेशन थी शांता कुमार कमेटी की, इनको ध्यान रखिएगा एग्जाम पर्पज से। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी इज अशोक दिलवानी कमेटी या दिलवाई कमेटी। तो अशोक दिलवाई कमेटी क्या बोलती है? पहली बात, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज़ रिकमेंडेड द डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम बाय 2022। इस कमेटी का टारगेट, इस कमेटी ने गवर्नमेंट को एक प्लान ऑफ एक्शन प्रेजेंट किया कि जिसके बेसिस पे फार्मर की जो इनकम है उसको डबल किया जा सकता है। अब 2022 तक तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फार्मर की डबलिंग इनकम, बिकॉज कोरोना पेंडेमिक ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है और गवर्नमेंट भी बहुत इफेक्टिवली इस साइड पर अभी काम नहीं कर पाई है। तो दैट इज थिंग। तो लेट्स सी अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। इन्होंने क्या बोला? पहली बात कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, बिकॉज आपने देखा था अपने कल के लेक्चर में कि लैंड, उसके बाद फार्मर आता है, फार्मर के बाद यू हैव फूड प्रोसेसिंग, उसके बाद आपकी मार्केटिंग आती है। अब मार्केटिंग के लिए ये बोलते हैं कि मार्केटिंग स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है या पूरा जो
प्रोसेस है वो किसके हाथ में, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को ही अधिकार है उस पर अपने राज्य के लेवल पर काम करने का। तो ये एक बड़ी कंसर्न थी, बिकॉज सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट कैन नॉट मेक बिग प्लान और गिव बूस्ट टू दिस एरिया बिकॉज दे डू नॉट हैव द पावर। अब पावर की कमी होने से वो इस पर कोई बड़े एक्ट भी नहीं बना सकते जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया कोई एक स्पेसिफिक एक सिस्टम जो है अप्लाई किया जा सके, बिकॉज हर एक स्टेट ने अपने लॉ के हिसाब से अलग अलग तरीके की एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए सिस्टम बनाए हुए हैं। तो इससे दूर करने की कोशिश भी अभी चल रही है गवर्नमेंट की, और जो आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म अभी देखें वो इसी डायरेक्शन में एक प्रोसेस है, बट अल्टीमेटली दिस वाज अ प्रॉब्लम। अब अशोक दिलवानी क्या कह रहे हैं, या अशोक दिलवई क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ही सेज कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि आपको एक्चुअल में जो फूड सिक्योरिटी चाहिए वो कंट्री की चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो अपनी स्पेसिफिक स्टेट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाती है। अब किसी स्टेट ने रिक्वायरमेंट बनाया कि इसी पर्टिकुलर एरिया में जो फार्मर्स हैं वो इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग प्लांट में अपना अनाज लेके जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि एक तो आप मूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, दूसरी स्टेट तक जाने में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से एक अच्छी मार्केट या फिर एक अच्छा नेटवर्क ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट जो है वो नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई ही सेज कि इट इज़ बेटर कि हम जो फूड जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है इसको हम जो है क्या कर दें, हम इस पूरे सब्जेक्ट को ही कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दें, ताकि ये ईजी हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना और कॉमन लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसका अप्लाई करना, बिकॉज इनके लिए अगर जितना ईज होगा नेशनल लेवल पे उतनी ही कॉमन पॉलिसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट के पास इतना ईज रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन दिस इज दे गिव दिस रिगार्डिंग दिस, एंड इससे क्या होगा, एक वन मार्केट सिस्टम भी बनने का शुरुआत होगी, जहाँ पे एक नेशनल लेवल पर आप एक मार्केट जनरेट कर पाओगे। या फिर अब वन मार्केट क्या होता है बेसिकली, कि अब आप फार्मर को ये फ्रीडम दे रहे हो कि या फार्मर को भी और बायर को भी, सेलर को भी, कि वो क्या कर सकता है, वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह से कुछ भी प्रिकॉर कर सके, या और एक इकोसिस्टम बन सके जो सबको आपस में जोड़ रहा है। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट तक ही उनकी पॉलिसीज लिमिटेड रह जाती हैं, और अगर किसी को कुछ खरीदना है तो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए प्रिकॉरमेंट अलग से करेगा। बड़ी कंपनीज जैसे आपकी पेप्सिको जैसी कंपनी या बड़े ट्रेडर्स या फिर बड़े प्रोड्यूसर जो हैं, उनको अगर किसी को बिस्किट बनाने हैं, जैसे आईटीसी है, ऑल ओवर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करती है, बट हर एक स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ होने की वजह से वो अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो नेशनल लेवल पे नहीं बना सकते, एक सिस्टमेटिकली नेशनल लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते। उनको हर एक स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन देखकर वहाँ से रिक्वायरमेंट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से आटा ले लिया, कहीं से राइस ले लिया, कहीं से शुगर ले लिया, एंड अकॉर्डिंगली दे आर एबल टू मेक देयर प्रोडक्ट। सो दिस इज़ अ कंसर्न विद देम। सो ये ऑल पैन इंडिया लेवल पर इसे अप्लाई करना बिकम अ लिमिटेड इशू, बिकॉज जोग्राफिकल लिमिटेशंस आ रखी हैं बिकॉज ऑफ दीज गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिसी, एंड स्पेसिफिकली विच इज़ अब स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे वो अपने रूल्स रेगुलेशन जो हैं बना सकते हैं। तो दिस इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर देम, और प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर पा रहा। तो दिस इज़ द main observation and recommendation of the Ashok Dalwai committee. Now next is the most important topic of today, that is regarding the agriculture marketing. अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या। देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो सिस्टम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूप लेता है वो लेता है इन द फॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमेटी। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि एग्रीकल्चर मार्केट के ऊपर वो रूल्स बनाए, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने कमेटीज़ बनानी शुरू की एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और फॉर द रीजनल लेवल पर भी, जिनको बोला गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़। और इस कमेटीज़ को बेसिकली गवर्नमेंट्स ही चला रही है, बट यू हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑल्सो। सो ये कमिटीज़ एक पूरा सिस्टमेटिक वे में काम करती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, और इनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि फार्मर को और बायर को एक कॉमन मार्केट स्पेस प्रोवाइड करना, जहां पर सेलर भी आ सके और बायर भी आ सके, और दोनों मिल के जो है उनको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाए
कि जिसको जो खरीदना है उसे एक पर्टिकुलर मार्केट में ही मिल जाए, और अगर किसी को कुछ बेचना है तो वो फार्मर भी वहाँ के आके बेच सके। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम इस वे में इस्टेब्लिश हुआ और काफ़ी समय से अच्छे तरीके से फंक्शन भी करता है। कुछ खामियां भी है, उनकी भी हम बात करेंगे। सो आपने एक मंडी बना दी है, सरकारी मंडी इसको बोलते हैं, कि जहाँ पर एक फार्मर अपना अनाज लेके आ सकता है। अब क्योंकि ये मंडी सरकारी है तो आपके यहाँ रूल रेगुलेशंस भी अप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी देखा जा सकता है कि फार्मर को अपने प्रोड्यूस का उचित दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर कम मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, क्या मनमानी तो नहीं हो रही है यहाँ पर बायर के थ्रू कि उन्होंने एक ग्रुपिंग कर ली और एक प्राइस जो है नीचे के लेवल का प्राइस सेट कर दिया, उस पे फार्मर को बेच के डिस्ट्रेस फार्म सेल करना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो मेनली उसको हम किससे बचाना चाहते हैं, वी वांट हिम टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रेस सेल। कल हमने डिस्कस किया था ये वर्ड डिस्ट्रेस सेल, तो इससे बचाने की मेनली कोशिश है और इसी के लिए ये मंडियाँ मेनली आपकी स्टैब्लिश की गई। इनकी शुरुआत 1960 से ही हो जाती है, जब एपीएमसी कंट्रोल एक्ट बनाया जाता है वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन बढ़ रही है तो गवर्नमेंट वांटेड कि एक हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर भी काम करे। एंड इसमें फिर हम रिफॉर्म्स देखेंगे। 2003 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल एपीएमसी एक्ट निकालता है। अब मॉडल क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली तो कानून बना नहीं सकता, तो उन्होंने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट बना के दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि ये रहा एक कानून, इसको आप देखो और इसके जैसा कानून बनाओ। बिकॉज हर एक स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग बनाती है तो बड़ी कन्फ्यूजन है, तो अब ये एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया आपको, इसी को देखो और इसके अकॉर्डिंग इसके बेसिस पे आप अपने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाना शुरू करो। ठीक है, तो कई सारी स्टेट्स गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, बट फिर भी बहुत सारी वेरिएशंस रही और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने 2015 में जब न्यू गवर्नमेंट आई तो उसने एक नया रिफॉर्म लेके आए इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग के फील्ड में। वो ये था कि ऑनलाइन तरीके से हम कैसे सारी मंडियों को जो है जोड़ सके, कैसे सभी स्टेट की अलग अलग एपीएमसी मंडी को हम जोड़ सके एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो वो 2015 में आया, 2016 में जाके अप्लाई होगा। इसको हम ई नैम के नाम से भी जानते हैं या इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, अब एपीएमसी काम कैसे करती है पहले वो देख लेते हैं। देखो एपीएमसी का काम करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने बाय वेरियस रूल्स रेगुलेशंस क्या किया, एक एरिया डिफाइन किया कि अगर ये पूरी स्टेट है उनकी, अगर ये पूरी स्टेट है तो उस स्टेट में अगर ये सारे राज्य अलग अलग आपके या फिर रीजन में डिवाइड कर दिया कि ये सारे रीजन है इस तरह से करके, तो बोला क्या कि जो भी स्पेसिफिक फार्मर है इस पर्टिकुलर रीजन में उसके लिए हम एक मंडी बना के दे रहे हैं। यहां पर हमने एक मंडी बना दी है, आई होप आपको क्लियर होगा ये। यहां पे एक मंडी बना दी है तो जिसका जो भी प्रोड्यूस है वो यहां पर लेके आओ और इसी मंडी में बेचना है। ऐसा कंडीशन लगाया गया कि इसी मंडी में लाके बेचना है। आप अपना अनाज यहाँ ले जाके इस मंडी में नहीं बेच सकते जो यहाँ बनाई गई है, आपको यहीं पर ही लेके आना, चाहे आपको पास ये लगता हो तब भी। क्यों किया गया, इसका एक बड़ा अच्छा पर्पस ये था कि इससे आप एक मार्केट कमेटी की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव करते हैं और फार्मर को भी एश्योर कर देते हैं कि आपको अनाज इस मंडी, इस पर्टिकुलर मंडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे अनाज खरीदा जाए। तो आपका अनाज वो लेने से फिर आपको या आके ट्रेडिंग करने से मना नहीं कर सकते या फिर आपको अपना सामान आके बेचने से मना नहीं कर सकते। सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट और दिस वाज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ सिस्टम। तो हर एक स्टेट में इस तरह से सिस्टम बनाया गया और एपीएमसी बनाई गई अलग अलग से कि हर एक एपीएमसी का अपना एक दायरा होगा जिस दायरे में जिस एरिया में वो काम करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, एक अच्छा कोशिश थी, प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि अगर किसी का खेत यहाँ पर है तो यहाँ क्यों लेके आए, और अगर इस कमेटी को ये बात पता है कि इसके पास ही अनाज आने वाला है और कहीं बेच नहीं सकता, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो ट्रेडर होंगे वो सही दाम नहीं देंगे उनको या कम दाम देंगे, बिकॉज उनको पता है कि फार्मर भी डिपेंड करता है कि उसको यहीं बेच के जाना। तो इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स आई और इसी का ही हल ढूंढने के लिए अभी जो आप देख रहे हो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वो इसी उद्देश्य से बनाए गए। ठीक है, इन बिटवीन आपको कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आप से भी कई रिलैक्सेशन दिए इन एपीएमसी रूल्स में, अभी हम डिस्कस करेंगे और रूल्स के बारे में भी। सो नेक्स्ट इज दिस वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द जोग्राफिकल रीजन कि जोग्राफिकल रीजन डिसाइड किए गए कि किस जोग्राफिकल रीजन में कौन सी एपीएमसी फंक्शन करेगी या कौन सी सरकारी मंडी कहाँ से अपना
जो बिज़नेस है या ट्रेडिंग है या फिर जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो किन एरियाज़ पे करेगी या किन एरियाज़ उसकी कवरेज या रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं. सो दैट वाज द थिंग. डोंट वरी, आई विल गिव यू द पीपीटी पीडीएफ. सो एक एक पॉइंट आप बाद में रिवाइज कर सकते हो इन पीडीएफ से. टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का एड्रेस भी है, तो लिंक भी है, वहाँ से आके आप देख लेना, कोई इशू नहीं. नाउ 2015 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ई-नैम इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म बनाया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म. अब ये क्या था, ये एक ऑनलाइन पोर्टल था, ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल था, जहाँ पे क्या होगा कि फार्मर भी अपने आप को आके रजिस्टर कर ले और सेलर भी आके अपने आप को रजिस्टर कर ले, और फार्मर ये बता दे कि मेरे पास ये अनाज अभी अवेलेबल है, और जो खरीदने वाला है वो भी देख ले कि कहाँ कहाँ पे उसको जो है कि जो पर्टिकुलर अनाज या वैरायटी की उसको ज़रूरत है वो कहाँ पर अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली वो परचेज़ कर सके. अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये सिस्टम पहले देख लेते हैं कैसे काम करता है, देन वी विल सी अबाउट हाउ इट इज़ बेनिफिशियल और नॉट. सो आपके पास बहुत सारे फार्मर्स हैं, वो फार्मर्स इस पर्टिकुलर पोर्टल पर आ गए और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया कि वी हैव सम स्पेसिफिक कमोडिटीज़ विच वी वांट टू सेल. सो वो सेल करने के लिए इनके ऊपर इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर दिया उन्होंने. अब एक तो ये यहाँ पे अपने को रजिस्टर करेंगे, और दूसरी बात क्या है, या तो ये डायरेक्टली रजिस्टर कर लेंगे या इनके बिहाफ पर कोई मिडल मैन या बिचौलिया जो है वो भी रजिस्टर कर सकता है. जैसे कि आपके कमीशन एजेंट्स होते हैं, तो कमीशन एजेंट्स के थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा, दूसरी तरफ से एक बायर ने भी अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, तो वो एक बिडिंग या कोट अपना कोट देगा कि मैं इस वैरायटी ऑफ क्रॉप को इस रेट पे खरीदने के लिए तैयार हूँ. तो आपका एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, जहाँ पर आप देखोगे जैसे शेयर मार्केट में होता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डिमांड और सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे आपकी एक्टिविटीज़ होनी शुरू होंगी, एंड अकॉर्डिंगली विल सी कि कैसे आगे क्या प्राइस डिस्कवरी होती है. अब इसका बेनिफिट क्या है, अब ये जो प्राइस डिस्कवरी जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कि इसे भी एक सुनिश्चित दाम मिल जाए जिसमें खुश रहे, और बायर को भी एक अच्छा दाम मिल जाए या अच्छी वैरायटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन मिल जाए ताकि वो भी खुश रहे, ठीक है, या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए. अब ये पोर्टल नेशनल लेवल पर काम कर रहा है, तो उद्देश्य ये है, पर्पस ये है कि हम कई अभी स्टार्टिंग में आपने 600-700 मंडियाँ जोड़ी है, बट कोशिश है कि सारी मंडियों को जोड़ लिया जाए, सारी एपीएमसी मंडियों को जोड़ लिया जाए, और हम जो है नेशनल लेवल पे एक जो वन मार्केट वाला कॉन्सेप्ट है कि एक मार्केट एक प्लेटफॉर्म हो जाए जहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी देख सको, उन्हें खरीद और बेच सको, ताकि फार्मर को भी अगर कहीं से अच्छे दाम मिल रहे हैं तो अपनी पास की मंडी में ना बेचकर वो किसी और मंडी में जाके बेच ले, ठीक है. बिकॉज बाय दिस टाइम स्टेट गवर्नमेंट ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी थी, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने, कि आप एपीएमसी मंडी के अलावा भी अगर आप बेचना चाहो तो कहीं और भी अपना अनाज खुले में भी ले जाके किसी और को भी बेच सकते हैं. अब इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है कि आपने जो भी कोटेशन लिया, अगर फार्मर ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं इस रेट पर अपना सामान जो है बेच दूंगा, और इसने ये खरीदने को तैयार है, तो क्या होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ही ये सेटलमेंट करेंगे कि ये अपना जो भी पेमेंट करना चाहता है वो पेमेंट जो है इसी पोर्टल पे करेगा, और इसी पोर्टल के थ्रू इन फार्मर्स को भी इसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी. तो जो एपीएमसी का कंसर्न था कि आपने अनाज बेच दिया लेकिन पेमेंट आपको 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद आ रही है, वो कंसर्न भी सॉल्व हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, और अच्छे दाम मिलने की पॉसिबिलिटी होती है. बट इसमें कई सारी और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे फार्मर जो है इतना अवेयर नहीं होता इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए, ठीक है. पंचायत घर बनाएंगे इसी पर्पज़ से कि वो हेल्प करेंगे, बट वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते, और बड़े फार्मर को फ़ायदा है, छोटा फार्मर उसको उसमें इस सिस्टम में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज उसका थोड़ा अनाज है और उसमें अल्टीमेटली जो आपके कमीशन एजेंट हैं वही परचेज़ करके लेके जाते हैं, एंड दे आर मेनली द पीपल हु गेट द बेनिफिट इन दिस होल प्रोसेस. तो बट अदरवाइज़ इसमें हर एक पार्टी का बेनिफिट है, जैसे कि जो सेलर है फार्मर, उसको एक अच्छा दाम मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट का, जो बायर है उसे जिस क्वालिटी का और जिस क्वांटिटी में वो सामान चाहिए वो मिल जाएगा, एंड ऐसे ही गवर्नमेंट को ही बेनिफिट है कि वो एक लिंकेज बना लेगी ऑल ओवर इंडिया इन सारी मंडियों की. तो ये एडवांटेज आप पढ़ लीजिएगा इस हैंड आउट में जो आपको पीपीटी पीडीएफ पे दूंगा. सो लेट्स मूव टू अदर पार्ट. अब आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें भी कुछ पॉइंट्स है, वो भी मैंने ऐड किया हूँ, देखना आप इस पीपीटी पीडीएफ में. नाउ अब हम बात करते हैं उसकी जो बहुत ज़्यादा चीज़ न्यूज़ में रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, और इससे रिलेटेड कई सारे और भी रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने किए. अब वी विल टॉक अबाउट दोज रिफॉर्म्स नाउ.
ठीक है। और कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैंने मेल आईडी दिया हुआ है, इस वीडियो के एंड में फिर से एक बार दे दूंगा। ऑलराइट, सो अब देखिए कि क्या क्या रिफॉर्म्स की बात हुई है और क्या क्या न्यूज़ में चल रहा है। एपीएमसी की हम एमएसपी की बात कर चुके हैं, एपीएमसी की बात भी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। बोला यह जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए है, इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना ईजी हो जाएगा। अब हम ये समझेंगे कि इसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, और जो नए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए हैं उससे हम उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिवली करेंगे। इसकी एनालिसिस में हम नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपके एग्ज़ाम का वो पर्पज़ नहीं है और किसी भी तरह का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पॉइंट जो है एग्ज़ाम में नहीं आ सकता आपको, तो हम बड़ा इसको ऑब्जेक्टिवली कवर अप करेंगे। तो पहली बात कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है लूज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या लूज़ बाइंग एग्रीमेंट्स। अब लूज़ बाइंग एग्रीमेंट में एक्चुअल में क्या करते हैं कि दोनों ही जो पार्टी है, जो बेचने वाला और जो खरीदने वाला, दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि मैं इस समय पर ये प्रोड्यूस आपको इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके दे दूंगा, और जो खरीदने वाला वो उस एग्रीमेंट में लिखता है कि इतने ये जो प्रोड्यूस है इतनी क्वांटिटी इस रेट पर मैं इस डेट को खरीद लूँगा, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन लूज़ कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं इसको लूज़ बाइंग कॉन्ट्रैक्ट, की दोनों ही इसमें फ्री हैं कि कोई भी बाद में कह सकता है कि मुझे ठीक दाम नहीं मिल रहा तो मैं आपको नहीं बेचूंगा, ठीक है। या फिर जो बायर है वो स्पेसिफिकली कह सकता है कि आप मैं जो है इतने दाम नहीं दे सकता इस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के, सो आई एम बैकिंग आउट। तो वो दोनों ही फ्री हैं इसमें, उनके ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन या एग्रीमेंट की उसमें लिमिटेशन रहती है। सो अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर प्रोड्यूसर को अच्छा दाम मिल रहा है हमारे फार्मर को तो कहीं और बेच लेगा, एंड बायर को भी कुछ और अच्छी प्राइस डिस्कवरी कहीं से हो रही है, अच्छा दाम को कम रेट पे कुछ मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है, तो वहाँ जा सकता है। तो इस तरह के आपके पास अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। जैसे सिंपल परचेज एग्रीमेंट भी आपका है, इसमें आप सिंपली बस ये लिखते हैं कि इस डेट पे इतना अनाज जो है आप खरीदेंगे, इसमें क्वालिटी वगैरह का ज़्यादा कुछ डिटेल मेंशन नहीं होती। देन यू हैव सुपरवाइज्ड प्रोडक्शन विद इनपुट प्रोविजंस विद टाइड लोन एंड रिस्क कवरेज। इसमें क्या है, ये बहुत हाइब्रिड टाइप ऑफ या सब अमंग द एडवांस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आप ना सिर्फ ये बताते हो कि कितनी क्वांटिटी खरीदोगे या कितनी क्वांटिटी उगाई जाएगी और किस रेट पे या किस वैरायटी पे उगाई जाएगी, बट इसमें ये बड़ी कंपनीज करती हैं। क्या करती हैं वो कि हम आपसे ये अनाज जो है, आपकी जब फसल तैयार होगी तो इतना हम आपसे एग्रीमेंट करें कि हम खरीद लेंगे, लेकिन आपको हम बताएंगे कि कौन सी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपने लगाना है। जैसे वीट की बता देंगे या पोटैटो की बता देंगे। जैसे पेप्सिको जैसी कंपनीज हैं जो लेज बनाती हैं, चिप्स बनाती हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोटैटो ही चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आलू ही चाहिए। तो क्या कहते हैं कि हम आपको वैरायटी बताएंगे, आपको सीड भी दे देंगे, आपको लोन भी देंगे ये सीड खरीदने के लिए, और हम जैसा उगाना, हम जैसा चाह रहे हैं आपसे क्वालिटी वो प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो वो भी हम अरेंज कर देंगे। लेकिन ये सब कुछ हमारी सुपरविजन में होगा। हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो आते रहेंगे, एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं वो आते रहेंगे और देखते रहेंगे कि आप वो सारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। बिकॉज कंपनीज़ की फैक्ट्रीज जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ आइटम्स को ही प्रोसेस करती हैं, तो वो कंपनी चाहती हैं कि वो पर्टिकुलर वैरायटी जैसा वो चाह रहे हैं उनको मिले। तो इसलिए ये एक एडवांस स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। देन यू हैव यूजली इन्वॉल्व द अदर पार्ट्स लाइक क्वालिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी वाला इसमें फीचर रहता है। एंड इसमें ओरल डीलिंग की कोई, जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओरली किए जाते हैं उनकी कोई खास वैल्यू नहीं रहती, उनको कॉन्ट्रैक्ट जो है रजिस्टर नहीं माना नहीं जाता है, ऐसा उनकी कोई ज़्यादा मान्यता नहीं है। तो हमेशा फॉर्मल एग्रीमेंट्स या फिर रिटन एग्रीमेंट्स को ही तवज्जो दी जाती है। तो दिस इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किस तरह से कितने टाइप्स हैं। अब सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है कंपनीज़ का, मैंने आपको बता दिया कि वो कोशिश करती हैं कि उनको सुपरवाइज प्रोडक्शन इनपुट वेरिएशन के साथ में जो है वो मिले। अब इसकी ज़रूरत क्या है, देखो ज़रूरत दोनों को है, फार्मर को भी है और बायर को भी है। फार्मर को क्यों है, क्योंकि अगर पहले से ही दाम तय हो जाए तो वो उसके हिसाब से उसमें पैसा लगाता है। अगर उसको पता है कि सुनिश्चित हो गया कि ये दाम उसको मिल जाएगा तो वो पर्टिकुलर उपज लगाने का रिस्क ले लेता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट जो है मिलता है, क्योंकि उसको पता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बायबैक का ऑप्शन रहेगा, दैट इट विल बी
इट विल बी परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो ऐसा नहीं है कि उसे रोड पर अपना अनाज फेंक के जाना पड़ेगा क्योंकि उसे ठीक दाम जो है मंडियों में नहीं मिल रहे, तो वो उससे बच जाएगा। उसको सिक्योरिटी मिल गई कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसका जो अनाज है, उपज है, वो खरीद ली जाएगी। एंड अब प्रोड्यूसर को क्या बेनिफिट हुआ कि उसको जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ जो प्रोडक्ट है वो चाहिए वो मिल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आलू का एग्जांपल लिया, तो आलू उसको स्पेसिफिक साइज़ का, स्पेसिफिक वैरायटी का और स्पेसिफिक क्वालिटी का जो है मिल रहा है। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द बायर ऑल्सो। अब इसमें आपका जो स्मॉलर बायर है, जो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, बहुत बड़ा खेत नहीं है, उनका भी फ़ायदा रहता है। कैसे? क्योंकि बड़ा फार्मर तो खुद में कैपेबल है, ना उसको लोन की ज़रूरत है, ना उसको वो अच्छी वैरायटी ऑफ सीड भी लगा सकता है, वो अच्छा पैसा भी लगा सकता है, और ज़्यादा बड़े लेवल पे खेती करता है तो उसका कॉस्ट भी कम आता है, तो वो रेट भी अच्छा जो है, कम रेट पर भी अपना अनाज बेच कर मुनाफा कमा सकता है। लेकिन स्मॉल फार्मर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ना उसके पास इतनी क्षमता है और ना ही उसको लोन मिलता है, बिकॉज ऑलरेडी उसका छोटा सा खेत है, उस पर लोन कम मिलेगा। और ना ही उसकी लागत जो है उसकी वो भी ज़्यादा आती है, बिकॉज कम खेत पे आप जो एफर्ट लगा रहे हो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है ना। बिकॉज आपको हम इकॉनमी ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा या जितनी ज़्यादा बड़ी प्रोडक्शन आप करोगे, कॉस्ट उतनी रिड्यूस होती जाती है पर यूनिट कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटे फार्मर को इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फ़ायदा मिल जाता है, बिकॉज कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनका सपोर्ट सिस्टम भी आ जाता है साथ में, जैसे लोन फैसिलिटी आ जाती है, सुपरविजन आ जाता है, बिकॉज छोटे फार्मर को नहीं पता कि कौन सी वैरायटी को कैसे लगाना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, तो उनको ये नॉलेज जो है ये कंपनीज़ के जो सुपरवाइज़र आते हैं वो दे जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है। और साथ ही जो रिस्क जुड़ा हुआ है कि क्रॉप फेलियर के साथ, वो रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्रीमेंट हो रखा है तो उसके बेसिस पे ये आपका जो प्रोडक्शन जो परचेज एग्रीमेंट है वो आपको बेनिफिट करता है कि आपको श्योरिटी रहेगी कि आपको इस उपज के सही दाम मिल जाएंगे और सही टाइम पर मिल जाएंगे। तो ये सारे आपको बेनिफिट रहते हैं दोनों पार्टियों के लिए। नाउ अब नेक्स्ट, अभी क्या प्रॉब्लम, अभी जो रिफॉर्म्स आए हैं वो क्या सोल्यूशन दे रहे हैं एपीएमसी के लिए। उससे पहले हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंटली सिस्टम कैसे काम करता है। हमने ऑलरेडी देखा कि आपके पास एक जोग्राफिकल रीजन डिफाइन है, जहाँ पर आप जो भी उपज आप लगा रहे हैं वो आपको एक पर्टिकुलर मंडी में ले जाके बेचनी है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात आपका मार्केट एरिया जिसे बोलते हैं, ये जोग्राफिकल लिमिटेशन जो है जिसे हम बोलते हैं, तो ये आपकी ऑलरेडी डिफाइन है। इसके अलावा अब इस पर्टिकुलर ब्लॉक में या फिर एंटायर डिस्ट्रिक्ट में यू हैव अ लिमिटेशन कि यहीं पर ही बेचना है, तो ये अभी का सिस्टम है। सम स्टेट्स हैज़ अलाउड कि आप एपीएमसी के बाहर ही बेच लो, लेकिन तब भी वो कंडीशन लगाते हैं कि अगर आपको बाहर भी ले जाके बेचना है तो कंडीशन क्या है कि आपको अनाज बेचने के लिए भी एक रजिस्टर्ड या लाइसेंस ट्रेडर की ज़रूरत है। आप एपीएमसी के बाहर बेच लो, लेकिन जो लाइसेंस है वो तो यही एपीएमसी देंगे, और ना सिर्फ आपको इन्हीं के थ्रू बेचना है अपना अनाज, बट साथ में आपको जो एपीएमसी की फ़ीस है वो भी देनी ही है, तो उससे नहीं बचेंगे आप। ठीक है, तो एक फार्मर जो कि बाहर भी बेचना चाह रहा है, वो मंडी के भी जो फीस है वो भी दे रहा है, यहाँ पर भी कमीशन उसको देना पड़ रहा है इस लाइसेंस ट्रेडर को, तो वो दोनों तरफ से उसके लिए ये नुकसान या नेगेटिव एस्पेक्ट था, उसके लिए इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं था। तो ये एक प्रॉब्लम थी इन स्टेट गवर्नमेंट में जो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। तो अब क्या क्या चेंज किया गया, अब क्या क्या चेंज किया गया है इस पूरे प्रोसेस में। सबसे पहली बात तो एपीएमसी के बाहर भी आप प्राइवेटली भी किसी को या प्राइवेट सेक्टर में भी ईजिली बेच सकते। तो जो रिक्वायरमेंट थी कि आपको पर्टिकुलर रजिस्टर्ड लाइसेंस ट्रेडर को बेचना है, वो रिक्वायरमेंट चलेगी। अब आप किसी को भी बेचो, बस पैन नंबर ले चाहिए आपको, पैन नंबर के बेसिस पे यू कैन सेल योर प्रोडक्ट टू एनीवन। तो कोई भी ट्रेडर जो है उसे आप जो है अब बेच सकते हैं। तो किसी भी ट्रेडर को अब जो है फूड ये आइटम जो है बेचे जा सकते हैं। सो नाउ इट बिकम्स ईजियर कि जो पहले एक काइंड ऑफ ग्रुपिंग बना देते हैं जिसको कार्टल बोलते हैं, कि आपके 10-12 लोगों ने ग्रुपिंग बना लिया और बोला कि इसी दाम पे खरीदेंगे वरना नहीं खरीदेंगे, तो इस ग्रुपिंग से बच गया, पहली बात। दूसरी बात और क्या बेनिफिट मिला, फार्मर ऑल्सो लेफ्ट टू द वेंजेस ऑफ द डेली। अब क्या है कि ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग टू द अदर एएमसी, चाहे उसके घर के पास या उसके खेत के पास हो तब भी नहीं जा सकता था, तो अब वो लिमिटेशन भी नहीं रही, तो वो भी अब जा सकता है। दैट इज़ अगेन अ बेनिफिट। नाउ नेक्स्ट इज दैट ही कैन कम इन कॉन्ट्रैक्ट विद एनी पर्सन और एनी कंपनी टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो वो अब किसी से भी
कॉन्टैक्ट कर सकता है, ओपन कर दिया गया है इस चीज़ को, ठीक है। तो दैट इज़ द एडवांटेज, और यहीं पर इसी पॉइंट पर लड़ाई है, बिकॉज एपीएमसी बोला जा रहा है कि एपीएमसी मंडी में आएगा ही कौन अगर आप बाहर भी अलाउ कर दोगे, बिकॉज बाहर की मंडी पे ना लाइसेंस फीस लगने वाली है, ना और किसी तरह के चार्जेस या फीस देनी पड़ेगी, तो फार्मर भी प्रेफर करेंगे वो बाहर बेच लें, और बड़ी कंपनी जो है वो भी अपना सिस्टम या नेटवर्क स्टैब्लिश करना शुरू करेंगी, और जब वो नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया तो एपीएमसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और जो अभी तक दाम सुनिश्चित दाम मिल जाते थे इन मंडियों में, वो दाम भी जब ये सिस्टम नहीं रहेगा, एपीएमसी भी नहीं रहेंगी, तो वो दाम मिलना भी मुश्किल है, जिसकी हम स्पेसिफिकली बात करें आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। So let's see how this will all go, but as of now, as we are doing this objective एनालिसिस ऑफ दीज एक्ट, तो हम अपने आप को थोड़ा सा लिमिट रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नो टैक्सेशन एंड फीस वाली बात भी यहाँ पर आपकी रहेगी। जैसे मैंने बोला कि आपको अगर डायरेक्टली आप कोई कंपनी से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, बाहर ही बेच रहे हो एपीएमसी के बाद, तो आपको टैक्सेस या किसी तरह की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो भी आप वो भी एक कंसर्न है, क्योंकि एपीएमसी की फिर इससे कमाई घटती है, और कमाई घटेगी तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाते हैं वो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट द फर्स्ट वन प्रॉब्लम। बट इससे अच्छी बात ये होगी कि जो अनकॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस थी वो दूर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अभी जो एक लोगों की ग्रुपिंग का प्रॉब्लम था कि एक ग्रुपिंग बना के रेट कम रखते थे, तो वो अब उससे बच जाएंगे, एंड बाहर भी बेचा जाएगा तो कंपटीशन ओपन हो जाएगा एंड ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अब अश्योरेंस की तो बात आएगी, क्वालिटी की भी, प्राइस की भी और क्वांटिटी की भी। वो अश्योरेंस है दोनों के लिए, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, क्योंकि दोनों को अच्छी क्वालिटी, बायर को अच्छी क्वालिटी मिल रही है, और सेलर को जो है या फार्मर को जो है सही दाम और सही टाइम पर मिल रहे हैं। अब जो बड़ी कंपनी जैसे पेप्सिको, उसका मैं एग्जांपल लिया, जो ऐसे लेज चिप्स बनाती है, ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दोज कंपनीज also and buyer also, because they will be able to sell the particular product at a particular rates। और ऐसा नहीं है कोई बड़ी कंपनीज के लिए, कोई छोटा भी अगर ट्रेडर या कोई आपको परचेजर मिल जाता है तो उसको भी आप बेच सकते हैं, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई काइंड ऑफ धर्मशाला हो कि उसको ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है तो वो भी एक साथ खरीद सकते हैं। तो इट वॉज वेरी मच ओपन विद देम, ठीक है। तो उनको ओपनली प्रोवाइड किया जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ द बेनिफिट। नाउ एजम्पशन, जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी एक अच्छा इसका पॉजिटिव पॉइंट है। दैट इज़ इट अजम्स इंटरमीडिएटरीज फ्रॉम द स्टॉक होल्डिंग। अब जो स्टॉक होल्डिंग है उससे लिमिटेड हटा दी गई। स्पेसिफिकली जो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उसमें क्या बोला जाता था कि देर वॉज अ लिमिटेशन कि आप इस अमाउंट से ज़्यादा जो है बाहर सेल नहीं कर सकते, या इससे ज़्यादा आप जो है स्टॉक भी नहीं रख सकते। अब ये डिस्करेजमेंट नहीं लग रही आपको कि एक डिस्करेजमेंट हो गई एक ट्रेडर के लिए कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकता। अब क्योंकि एक ट्रेडर क्या किस मौके में ये सारी स्टोरेज कैपेसिटी बनाता है या फिर क्यों इन्वॉल्व है, ताकि जब दाम बढ़ेंगे तो वो उस ऊंचे दाम पर सामान बेचकर अपना मुनाफा कमा लेगा। अब इसीलिए वो पैसा लगाता है ताकि स्टोरेज कैपेसिटी बनाए एंड ऑल। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आप स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट का कभी भी जो है गवर्नमेंट की रेड हो जाएगी और बोलेंगे कि आपने इस लिमिट से ऊपर जो है प्रिक्वायरमेंट किया है। सो अपना ना वो मुनाफा कमा पाएगा और ना ही वो कैपेसिटी डेवलप करेगा ज़्यादा स्टोरेज की। तो गवर्नमेंट ने इसी करके इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म में, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में, बिकॉज दे कैन डू रिफॉर्म्स, तो उन्होंने क्या बोला कि वी विल एलिमिनेट दिस स्टॉक लिमिट फ्रॉम द बाय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लिया है, ठीक है, अगर एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है फॉर प्रिक्वायरमेंट कि हमने इतना क्विंटल अनाज जो है या कुछ भी वेजिटेबल फूड जो भी प्रिक्वायर किए जाने वाले हैं, वो पहले एग्रीमेंट कर रखा था और उसी लिए हम ये स्टॉक अब रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने मौका परस्ती देखी है या मौके पे हमने चौका मारने की कोशिश की कि हमने इस अनाज को जो है इसलिए अब प्रिक्योर कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं ताकि रेट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे तो हम बेच देंगे। ऐसा नहीं है, हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे। तो जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू प्रिक्वायरमेंट कर रहे हैं उनको छूट दी गई है, और इससे क्या होगा, इंकरेजमेंट मिलेगी जो इस बिज़नेस में भी है या अदरवाइज़ भी, जिसको बोलते हैं आप कोल्ड स्टोरेज की चेन्स। तो कोल्ड स्टोरेज का पूरा जो नेटवर्क है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, बिकॉज अब ये ट्रेडर्स और ये बिजनेसमैन्स जो है दे विल पार्टिसिपेट इन इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी ऑल्सो, बिकॉज एडवांस कॉन्ट्रैक्ट करके भी दे विल बी एबल टू प्रिक्योर। सो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा फॉर दिस इंटरमीडिएटरीज।
अब हमने ऑलरेडी देखा कि फार्मर्स को इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिखते हैं, बट कुछ एप्रीहेंशन भी है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक से नहीं कॉम्प्रीहेंड कर पाए या नहीं समझ पाए, तो बड़ी कंपनीज के पास बड़े लॉयर्स भी होते हैं, तो वो आपको इस दिक्कत में डाल सकते हैं कि आपसे ना चाहते हुए भी आप जिस रेट को, जिस क्वालिटी का इंश्योरेंस या जिस प्राइस का इंश्योरेंस आप चाह रहे थे वो आपको ना मिले या टाइमली पेमेंट ना हो, बिकॉज कंपनीज कैन से कि आपने टाइमली वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड किया, वो ग्रेड की क्वालिटी नहीं दी, तो वी कैन नॉट हेल्प यू। सो दैट इज़ ऑल्सो कंसर्न है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न हो सकता है इन दैट वे। नाउ नेक्स्ट रिगार्डिंग, अब एक बड़ा कंसर्न ये है कि आपने इन रिफॉर्म्स में अगर इन कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो इसको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म क्या बनाया, आपने एसडीएम को बोल दिया, जो आपका स्टेट का एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके पास आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो इन केसेस को देख सकता है। तो जुडिशरी के पास ना जाके आप इस एसडीएम के पास चले जाएं। और हमें पता है कि जैसे हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप काम करता है, यू मे नॉट बी एबल टू गेट मच फ्रॉम दिस। ठीक है, आपको देयर कैन बी अ बायसनेस और गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाएगा ऑन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल। ठीक है, एंड अगर गवर्नमेंट्स या फार्मर को हमेशा एप्रीहेंशन रहती है कि बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है और बड़ा जो ट्रेडर है या बड़ी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के ज़्यादा क्लोज रहती है बिकॉज दे हैव द मनी पावर, तो वो एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। और एसडीएम जो है एक बड़ा सोर्स होता है, बिकॉज जुडिशरी फिर भी ट्रस्ट किया जा सकता है बिकॉज वो सिस्टमेटिक प्रोसेस से चल रहे हैं, बट दे डू नॉट हैव अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। एंड बट अदरवाइज गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी निपटारा किया जाए केसेस का। अगर फार्मर को किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो फटाफट से एसडीएम सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल है और एसडीएम बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए फटाफट से अपना जजमेंट इंक्वायरी करके दे सकता है। तो दैट इज़ द अदर पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, बट इसका क्रिटिसिज्म भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। नाउ अब ये अगर हम दूसरी तरफ से देखें कि जुडिशरी से ये पावर ले लेने का भी एक नुकसान है, क्योंकि दो नुकसान आएंगे। एक तो ये कि जो ट्रेडर है या जो बायर है और सेलर, उनका अपने ही कॉन्ट्रैक्ट से हाथ पीछे खींचने लगेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये पावर भी अपने पास रखी कि एसडीएम सू मोटो एक्शन भी ले सकता है। मतलब अगर उसको लगता है कि कहीं पे ठीक एग्रीमेंट नहीं हुआ तो बिना किसी कंप्लेंट के भी वो उसमें एक्शन ले सकता है। तो बायर इससे थोड़ा सा हिचकिचाता है कि मैंने एग्रीमेंट कर लिया लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी में फिर दिक्कत आएगी। अगर फार्मर्स ने धरनेबाजी करनी शुरू कर दी तो एसडीएम बीच में इंटरवेन कर जाएगा और उसने जो सोचा हुआ था कि 6 महीने बाद इतना प्रोड्यूस उससे मिल जाएगा, वो प्रोड्यूस ना मिलेगा तो फैक्ट्री में ठीक से काम नहीं हो पाएगा। तो ये एक लिमिट भी कर रहा है बायर को भी कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। और फार्मर को तो ऑलरेडी कंसर्न है बिकॉज दे आर नॉट ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो। सो ये भी एक आपका बड़ा कंसर्न बनता है इन दिस स्पेसिफिक वे। तो ये सही आपके सारे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमने किया है, बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज प्रिलिम्स के लिए हम फोकस हैं अभी। सो ये पीपीटी पीडीएफ एक बार अच्छे से रीड कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ मैं आपको मेल आईडी दे रहा हूँ ताकि अगर आपको कुछ डाउट हुआ, कुछ क्वेरी हुआ तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी दिया है कई बार, अभी भी नोट कर लो आप। deepak@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड आई विल टेक योर क्वेरी कंसर्न्स एंड आई विल आंसर देम। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज अबाउट द पॉवर्टी। सो दैट इज आवर अपकमिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच।